साथियों नमस्कार। मैं सुनील नेगी एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव। दिल्ली के चुनाव में यूं तो एग्जिट पोल आ गए हैं। कल 60% लगभग 60.39% लोगों ने वोट दिया है और एग्जिट पोल भी आ गए जिसमें 12 एग्जिट पोल्स में से 10 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि ये एग्जिट पोल्स काफ़ी चौंकाने वाले लग रहे हैं। ऐसे एग्जिट पोल पहले अ, हरियाणा के समय में भी हुए थे और उससे उसके बाद हिमाचल जो चुनाव हुआ था उससे पहले उस पर भी एग्जिट पोल्स आए थे। और आपने देखा होगा 2020 के जो राष्ट्रीय चुनाव हुए थे उस पर भी एग्जिट पोल्स आए थे और तकरीबन तमाम एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को ही बढ़त दी गई थी और भयंकर बढ़त दी गई थी। और हरियाणा में तो खास तौर से कांग्रेस को बढ़त दी गई और वहां तमाम एग्जिट पोल्स जो है नकारा साबित हुए। अंततः भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आई। ऐसे ही 2020 में जो राष्ट्रीय स्तर के एग्जिट पोल्स हुए थे उसमें भी ज्यादातर पोल्स जो है वो 90%, 100% समझ लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में ही थी। और लेकिन उन पोल्स के बावजूद जहां 400 प्लस की बात हो रही थी उन पोल्स में जब नतीजे निकले तो अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता जरूर बनाई है, जीत जरूर जरूर दर्ज की है, लेकिन 240 सीट पर ही वो सिमट के रह गए। तो उस समय कहाँ 400 की बात हो रही थी उन पोल्स में, और लेकिन 2040 में वो पार्टी सिमट गई। वो अलग बात है कि दो अलग अलग मतलब बिहार की जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी के सपोर्ट से क्रचेज में वो आज सरकार चल रही है। कहने का मेरा तात्पर्य अभिप्राय ये कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एग्जिट पोल्स हमेशा सही होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जब एग्जिट पोल्स धराशायी मुंह के बल गिरे हैं और ऐसे भी नतीजे आए हैं कि एग्जिट पोल्स के नतीजे ज्यादातर सही भी निकले। बहरहाल कहने का मेरा तात्पर्य अभिप्राय ये है कि एग्जिट पोल्स पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं। जहां तक दिल्ली के इस चुनाव की बात है, ये चुनाव मुख्यतः 3 पार्टियों पे संपन्न रहा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और आपको सभी को पता है, दिल्ली की क्या देश की तमाम जनता जानती है इस बात को अच्छी तरह। सभी लोग बहुत कॉन्शियस हैं आजकल, हमारे वोटर्स भी बहुत कॉन्शियस हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2013 में बहुमत से आई थी। ये वो पार्टी है जो पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली थी और यकायक सत्ता में आई और सत्ता में आते ही उस समय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र में आरूढ़ थी कांग्रेस पार्टी और राज्य में भी शीला दीक्षित की सरकार थी। और इस पार्टी में उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया अरविंद केजरीवाल ने और एक इतिहास कायम किया। और उसके अलावा जो है उन्होंने केंद्र में स्टेट में दिल्ली गवर्नमेंट बनाई राष्ट्रीय राजधानी में, और तब से अब तक निरंतर उनकी सरकारें बन रही है। मतलब ये चौथा उनका टर्म रहेगा अगर वो जीत के इस बार आते हैं तो। लोगों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति दिल्ली में शुरू की थी और उसका जो नतीजा था वो ये निकला कि उन्होंने जहां दिल्ली में क्वालिटी एजुकेशन, सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधार करके वो लाए, जिस तरीके से उन्होंने पानी 20,000 लीटर तक मुफ्त दिया, 200 यूनिट तक मंथली बिजली मुफ्त दी, और सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके से उन्होंने कंडीशंस ठीक की लोगों को, खासतौर से जो गरीब तबका है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है, लोअर मिडिल क्लास वाला, उनको काफ़ी सहूलियतें अस्पतालों में मिली है। और एक स्कीम उन्होंने ये भी शुरू की थी कि जो क्रिटिकल इलनेस, जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जिनके सर्जरीज वगैरह नहीं हो सकते, तो उनकी रिकमेंडेशन को प्राइवेट अस्पतालों के थ्रू उनका इलाज हुआ, उनको पैसा भी मिला। ये बात अलग है कि आयुष्मान जो भारतीय जनता पार्टी की हेल्थ स्कीम है उसको दिल्ली में उन्होंने नहीं आने दिया। और इस चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है उसने न सिर्फ पिछले जो फ्री बीस थी, उनको जो मुफ्त के वायदे थे जिसमें वो खरे उतरे, जैसे 200 यूनिट के मामले में, जिस तरीके से उन्होंने डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त राइड दी है और औरतें बेहद खुश नज़र आती थी। और इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में जो मुफ्त दवाएं मिली हैं, जो प्राइवेट इलाज की बात रही, जिस तरीके से उन्होंने
जो बुजुर्गों, लाखों बुजुर्गों को उन्होंने तीर्थ यात्रा मुफ्त कराई। अभी तक दावा है केजरीवाल का कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने तीर्थ यात्राओं पर मतलब यात्राएं दिलाई हैं मुफ्त की, जो अपने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं जैसे मंदिरों में वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार जिस नई फ्रीबीज के जरिए उन्होंने अपना सिक्का दिल्ली में गाड़ा था, वो सबसे बड़ा था 2100 रुपये महिलाओं को देने का, ताकि आधी आबादी जो महिलाओं को पहले ही बस में फ्री राइड मिल रही है और जिससे से पानी गृहिणी होने के नाते उनका बजट जो है वो काफ़ी आसान हो गया है, जैसे 20 लीटर पानी फ्री, 200 यूनिट फ्री बिजली वगैरह वगैरह, तो उससे भी उनको काफ़ी राहत मिली है। खास तौर से दिल्ली में जो लोअर मिडिल क्लास है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, उनको इससे काफ़ी राहत मिली। तो कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। और मैंने ये देखा भी है कि जितने ओपिनियन पोल्स आए चुनाव से पहले या चुनाव के चलते हुए, उन ओपिनियन पोल्स में भी 2 पोल्स मेजर थे, वी प्रिजाइड और एक इंडिया ओपिनियन पोल। दोनों पोल्स में इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 45 से ज़्यादा सीटें दिखाई गई केजरीवाल के पक्ष में। तो उससे भी ये लगा कि भाई केजरीवाल वास्तव में सत्ता में आ रहे हैं। यहाँ तक कि आज तक जैसा चैनल, जो बहुत ही पावरफुल चैनल है, उस चैनल ने भी खबरें चलाई जिसमें बताया कि चौथी बार भी जो है आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। ये चुनाव संपन्न होने से पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी ने, जो पिछले ये समझ लीजिए 1998 से 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर है, जबकि वो केंद्र में 15 वर्षों से सत्ता में है निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में, वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 1998 से निरंतर सत्ता से बाहर है, जो किसी ज़माने में मदन लाल खुराना जी के टाइम में दिल्ली में उनकी तूती बोलती थी, उनका एक वर्चस्व था। लेकिन 1998 के बाद 15 वर्ष शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस के जरिए और उसके बाद केजरीवाल के जरिए 10 साल से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर दिल्ली में सत्तारूढ़ नहीं हो पाई, पूरी कोशिश के बावजूद। और ये आप सब जानते हैं कि केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल स्वयं दिल्ली के एलजी से, भारत के प्रधानमंत्री से और जो भारतीय जनता पार्टी है उनसे, उनके केंद्रीय नेतृत्व से हमेशा लॉगरहेड्स में है, उनका झगड़ा रहा है। और उनका हमेशा से ये आरोप रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पर, कि ये हमें काम नहीं करने देते। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली में लैंड रेवेन्यू और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के पास है, जिससे कि ये इनका ये मानना है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था खराब होती है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर पुलिस हमारे पास आए तो हम दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुधार दें, महिला सुरक्षा को दिला दें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव कर दें। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि केजरीवाल का सदैव केंद्र सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी भी आरोप रहा है कि केंद्र में, चूंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, केंद्र के अधीन है, तो इसलिए केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती है। मतलब हम जनता की भलाई के दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन हमारे रास्ते में ये बॉटल नेक क्रिएट कर देती है। एलजी साहब हमारे रास्ते में बॉटल नेक क्रिएट कर देते हैं, जो कि ऐसा चार्ज है जिसे एलजी के स्तर पर भी और केंद्र सरकार के स्तर पर भी और भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी नकारा गया सिरे से। और दिल्ली की जनता भी एक बड़ा वर्ग है जो इसे मानता भी है, नहीं भी मानता है। बहरहाल हमेशा से इन केंद्रीय सरकार के खिलाफ केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का यही आरोप रहा। और आपने देखा भी होगा कि पिछले नई जो सरकारी इनकी लिकर पॉलिसी रही है उसको लेकर के भी जो इनके खिलाफ पीएमएलए के चार्जेस लगे हैं उस पर ये जेल भी गए। सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर है वो तो पीएमएलए में किसी और केस में पिछले 2 वर्षों के बाद अब रिहा हुए हैं तिहाड़ में सजा काट करके। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया भी जेल में रहे, कई महीनों की सजा काटी उन्होंने। अरविंद केजरीवाल स्वयं पीएमएलए में कथित तौर पर शराब नीति को लेकर के इन पे आरोप लगे कि इन्होंने किकबैक्स लिए हैं वगैरह वगैरह, और जेल में इन्होंने सजा काटी। कई विधायक भी इनके जेल में रहे हैं। तो स्थिति ये है कि अब जाकर के इनके सारे विधायक और स्वयं केजरीवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हुए हैं बेल पर।
जबकि चुनाव के वक्त पुनः होम मिनिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को केस शुरू करने की इजाजत देती है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत जोर लगाया है और बड़े सिरे से उनके वर्करों ने काम किया है, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी ने, जो अपने जेपी नड्डा साहब हैं, कई प्रदेश के बीजेपी के जो मुख्यमंत्री, तमाम ताकत दिल्ली में इस बार लगी रही पूरी कोशिश के साथ। प्रधानमंत्री जी के भाषण में बहुत दमखम देखा गया और उनकी जो सभाएं रही, सभाएं में लाखों लोगों ने शिरकत की, हजारों लोगों ने शिरकत की। यही स्थिति होम मिनिस्टर के रैलियों की भी रही, डिफेंस मिनिस्टर की रैलियों की रही, नड्डा साहब की रैलियों की भी रही, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा, एक टीएमसी के सांसद हैं वेस्ट बंगाल से, जो पहले खुद बीजेपी में थे, बगावत करके बाहर निकले, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार में दिल्ली में उतरे। केजरीवाल डे 1 से पदयात्राओं का दौर उनका जारी रहा और तमाम नेता, आतिशी भी बहुत ही सक्रिय। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को, कांग्रेस ने केजरीवाल को बांध दिया। उनके खिलाफ 2 सशक्त भूतपूर्व सांसद खड़े किए, एक परवेश साहिब सिंह वर्मा के लड़के परवेश वर्मा और दूसरे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। यही स्थिति वहां रही जहां एक सांसद उनके खिलाफ रहा, रमेश बिदूड़ी, कालका जी से आतिशी के खिलाफ, और मिस लांबा बहुत ही सशक्त नेता कांग्रेस की वो रही। तो इस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है, कांग्रेस की रणनीति रही कि इनको बांध जाए, मतलब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांध के रखें ताकि निकल ना पाए। और मनीष सिसोदिया की स्थितियां तब ज्यादा हास्यास्पद लगी जब उन्होंने स्वयं अपनी पड़पड़गंज की सीट छोड़ दी, क्योंकि उनका मार्जिन जो 21,000 था पिछले 2020 के चुनाव में, पहले के चुनाव में, वो 20 के चुनाव में 2100 तक आ गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे रविंद्र नेगी, उसने बड़ी जबरदस्त टक्कर दी और उम्मीद है कि इस बार वो जीत जाएंगे। तो सिसोदिया वहां से भाग गए, जंगपुर आ गए, और इसी तरीके से आप कि जो राखी बड़लान थी डिप्टी स्पीकर, वो मंगोलपुरी से भाग करके मादीपुर चलेगी। और इसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से 22 विधायकों के आम आदमी पार्टी ने टिकट कटवाए, जिससे कि उनमें बगावत आ गई और 8 या 10 जो सिटिंग एमएलए थे वो बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर भी हुई, और साथ साथ एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, एक छोटे से राज्य की जो एनसीटी की सरकार है उसकी पार्टी, और एक तरफ वो पार्टी जो केंद्र में जिसकी सरकार है पिछले 15 वर्षों से, 11 वर्षों से, और साथ साथ 20 या 22 राज्यों में उनकी सरकार है। तो आप समझ लीजिए, एक तरफ ये पार्टी और दूसरी तरफ वो पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है पिछले कई वर्षों से, और 22 सरकारें विभिन्न प्रदेशों में काम करे, उनकी पूरी मशीनरी, उनका पूरा तामझाम, उनके बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी और तमाम लोग पूरे साधनों के साथ इस छोटी सी पार्टी के खिलाफ एकजुट हो गए। तो चुनाव हुए। कल तक जो लोग रेवड़ियों की बात करते थे कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं, इतनी मुफ्तखोरी पैदा कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी, प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के लोग निरंतर कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, हमारे टैक्स पेयर मनी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के आरोप आप में ये रहे कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, इन्होंने जो है हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम को मजाक बना दिया, टैक्स पेयर मनी की कीमत पे ये अपने वोट के लिए जनता को मुफ्त खोरी की आड़ डाल रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और बड़ी अजीब बात है और बड़ी शॉकिंग बात है कि जो लोग रेवड़ियों की बात करते थे, आरोप लगाते थे केजरीवाल पे कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को, आज स्वयं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी वही रेवड़ियां बल्कि ज्यादा बड़े स्तर पर बांटनी शुरू कर दी। जैसे 2500 का अनाउंसमेंट कर दिया कांग्रेस ने भी, 2500 का अनाउंसमेंट कर दिया महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने भी। 21,000 रुपये उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को देंगे जो प्रेग्नेंट होंगी। यही नहीं, 15 लाख रुपए के उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस दे दिए, 25-25 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस कांग्रेस ने दे दिए। इसके अलावा बुजुर्गों को डोज दे दिए, महिलाओं को 2500 मंथली के डोज दे दिए, और बहुत सारी सुविधाएं जिनके बड़े बड़े मैनिफेस्टोज के पर्चे छपे, आप चाहें तो खुद नजर दौड़ा सकते हो। और सब लोग लगभग
जानते ही होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य अभिप्राय ये है कि अगर केजरीवाल कमजोर थे, उनकी पार्टी कमजोर थी, तो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो अब तक इनको मुफ्त रेवड़ियां बांटने के आरोप इन पर लगाते थे, आज वो स्वयं उनसे ज्यादा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की घोषणा कर रहे हैं। बहरहाल इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होती है कि या तो उनके सर्वे में उनको लगा कि वो हार रहे हैं या उनकी स्थिति कमजोर है, या फिर उनको लगा कि केजरीवाल के मुफ्तखोरी की इन रेवड़ियों के खिलाफ अगर हम ज्यादा बड़ी रेवड़ियों का अनाउंस नहीं करेंगे तो शायद इस बार भी हम लोग मैदान से बाहर हो जाएंगे। बहरहाल आज स्थिति ये रही कि तीनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है या आप है, तीनों मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं और बड़े पैमाने पर बांट रहे हैं, बड़े बड़े सब्जबाग वोटर्स को दिखा रहे हैं। बहरहाल इन्हीं सब्जबागों के को दिखाते हुए चुनाव संपन्न हुए 30 तारीख को, और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस केजरीवाल पर उम्मीद हो रही थी कि वो तीसरी बार भी, चौथी बार भी चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली में एक इतिहास कायम करेंगे, कल के चुनाव के बाद वो धराशायी से नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। अब एग्जिट पोल कितने सही हैं, कितने स्पॉन्सर्ड हैं, अनस्पॉन्सर्ड हैं, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन इतना तो सही है और साबित हो चुका है इन पोल से कि 12 पोल्स में से सिर्फ 2 पोल्स ही अरविंद केजरीवाल को जिता रहे हैं। 10 पोल जो है बुरी तरह अरविंद केजरीवाल को और उसकी पार्टी को हरा रहे हैं। तो इससे एक चीज तो ये समाज में तैर ही रही है कि 8 तारीख को हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी अच्छी मेजोरिटी से केजरीवाल को हरा करके जीते। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है आज 8 तारीख तक तो लगा ही लगा है हमारे सामने, जिस पर बहुत ही जनता दिल्ली की उत्सुक है जानने के लिए कि आखिर ये नतीजे क्या निकलेंगे। क्योंकि सही बात तो ये है, स्पष्ट बात तो ये है कि आज तक केजरीवाल का बोलबाला बहुत था, लेकिन ये बात भी सही है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हुआ, बड़े पैमाने पर शराब का खेल हुआ, बड़े पैमाने पर, सब कथित तौर पर कह सकता हूं मैं, बड़े पैमाने पर पैसे का कथित तौर पर, शराब का कथित तौर पर, बड़े पैमाने पर मशीनरी का कथित तौर पर, तमाम चीज़ों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और इस बात की तो पुष्टि इस बात से भी की जाती है कि परवेज वर्मा जी के खिलाफ भी मीडिया में सरेआम आया, ओपनली आया, जिसमें दिखाया गया कि ललन टॉप ने दिखाया, अजीत अंजुम के चैनल ने दिखाया किस तरीके से वो वोटर एडमिट कर रहा है कि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी से मतलब 1100 रुपये मिले और हमें कसम दिलाई गई कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, आपके खिलाफ वोट दें, अगर वोट नहीं देंगे तो उन्हें चेतावनी भी दी गई। बहरहाल एक वीडियो और वायरल हुआ सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल में भी चला, जिसमें पूर्व बीजेपी नेता मदन लाल खुराना के लड़के हरीश गुस्से में कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 3 करोड़ रुपए आना था लेकिन 75 लाख ही आ पाया, तो मैं तो बात करूंगा वगैरह वगैरह, तो क्योंकि मुझे झुग्गियों में बांटने थे। तो ये सब जो वक्तव्य है, जो चैनल्स में वायरल हो रहे हैं, जो वीडियोस जो लीक हो गए किसी तरीके से, इससे तो यही साबित होता है कि ये सब अनियमितताएं बड़े पैमाने पर हुई। और केजरीवाल ने आरोप भी लगाया, आपने देखा होगा चुनाव के समय, कि भाई उंगलियों में झुग्गियों में जा करके जो उनके वोटर्स पे वो लगाई जा रही है, शही लगाई जा रही है ताकि वो वोट न दे पाए, पैसे बड़े पैमाने पर खर्च हो रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था, इलेक्शन कमीशन से मिले भी थे, कि बहुत बड़े पैमाने पर हजारों वोट का डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि चुनाव में ये सब एक प्रक्रिया है, ये आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है। इसमें ये मामले गंभीर भी हो सकते हैं, गैर गंभीर भी हो सकते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। ये इलेक्शन कमीशन में विवेक पे काम करता है कि वो कितने गंभीरता से और कितने पारदर्शी तरीके से इनको लेते हैं, इन पे कार्रवाई करते हैं और सही अर्थों में इनकी पुनरावृत्ति ना हो चुनाव के समय, इसको सुनिश्चित करते हैं। तो ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। हम तो एक वोटर है, वोटर के नाते अपना सिर्फ वोट डाल सकते हैं। तो बहरहाल साथियों, चुनाव संपन्न हो गए हैं। 1.56 लाख वोटर्स में से 60.39% वोटर्स ने अपने वोट डाले हैं और चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव में धांधलियां भी हुई होंगी, नहीं भी हुई होंगी, आरोप भी लगे हैं, प्रत्यारोप भी लगे हैं, एक दूसरे पे सभी दल के नेताओं ने लगाए हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि एग्जिट पोल के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आम आदमी पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि ये सब चुनाव नतीजे जो है फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, फेक हैं,
क्योंकि जो वोटर है आपका वो एक साइलेंट वोटर है, और साइलेंट वोटर जो है वो डरता है अपनी बात बोलने से, इसलिए वो झूठे ही अपना बयान दे देता है, और इस तरीके से एग्जिट पोल जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी, कई पोल्स में मैं भी गया था और लोग भी गए थे, कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स पूरी दमखम के साथ ने पोलिंग स्टेशन पे सुबह से शाम तक जुटे हुए थे। केजरीवाल के वर्कर भी बहुत जगह लगे हुए थे, लेकिन कई टेबलें ऐसी भी देखी गई जो वो समय से पहले उठ गए। कांग्रेस की स्थिति भी और ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये देखा गया कि केजरीवाल के वोटर्स जो है ज़्यादातर इस बात को मान के चल रहे थे, केजरीवाल का जो वोट है वो केजरीवाल जी के नाम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए हम काम करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल पिछले 27 वर्षों में सत्ता से बाहर रही जो पार्टी है बीजेपी, उसको एक फायदा तो जरूर मिला कि उनके ग्रास रूट लेवल पे, पोलिंग बूथ लेवल तक वर्कर, चाहे वो पोलराइज्ड होने की वजह से, चाहे वो कमिटमेंट की वजह से, चाहे वो पुरानी पार्टी में उनको जो ट्रेनिंग दी गई उसकी वजह से, वो आखिर दम तक डटे रहे और उन्होंने जो है अपने आप को, अपने वर्चस्व को कायम रखा। जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टेंट्स को लेकर के या उनकी टेबल्स को लेकर के ये देखा गया कि वो वक्त 5 बजे या 6 बजे से पहले या वक्त खत्म होने के आसपास ही निकल गए थे, और ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ तक सक्रिय थे। बहरहाल ये नतीजा आज दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स का, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उम्मीदें केजरीवाल से बहुत थी लोगों को, जिस तरीके से माहौल चुनाव से पहले चल रहा था, लेकिन यकायक बदल गया। इस पर आपकी क्या राय है? इन एग्जिट पोल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी नज़र में 8 तारीख को कौन जीत रहा है? कृपया मेरा ये वीडियो सुन के एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपनी आवाज़ ज़रूर प्रस्तुत करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने विचार ज़रूर लिखें कि आपकी दृष्टि से 8 तारीख को कौन सी पार्टी जीत रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जीत रही है या आम आदमी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? इन तमाम सवालों पर अपनी राय दें और बताएं कि अंततोगत्वा कौन पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील नेगी, एडिटर यूके नेशन न्यूज़, अध्यक्ष उत्तराखंड जर्नलिस्ट फोरम, आपसे विदा होता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।